घर में सभी के चले जाने के बाद मैं अपनी चाय लेकर बालकनी में आकर बैठ गई। ये मेरा रोज़ का काम था। बालकनी का एकांत और सामने सागर की लहरों की जुगलबंदी मुझे अत्यंत सुकून देती थी। सागर की लहरों का बार बार किनारे को छूने का खेल मुझे अत्यंत प्रिय था। लहरों में खोई मैं अपनी तमाम परेशानियों को कुछ देर के लिए भूल जाती थी। पर आज बात कुछ और ही थी। आज मेरा 50वां जन्मदिन था। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आज एक सामान्य दिन था। बच्चे सुबह मुबारकबाद देकर कॉलेज चले गए और नवीन वो हमेशा की तरह मुझे मुबारकबाद देना भूल गए। खैर, उनका भूलना उनके नाम को सिद्ध करता है, अर्थात भूलने में कुछ नया नहीं था। ये भूलने का क्रम तो उसी वर्ष से शुरू हो गया था जिस वर्ष हमारा विवाह हुआ था। शुरू में बुरा लगता था, मैं उन्हें याद दिलवाती थी, किंतु कब तक, और अत्यंत अंततः ये एक समझौते में शामिल हो गया। जीवन के ऐसे ना जाने कितने समझौते मेरे हृदय की गुल्लक में पड़े हैं। लहरों की अटखेलियों को देखते देखते मैं अपने अतीत की गलियों में भटकने लगी। हिंदी में स्नातक करने के बाद मैं आगे पढ़कर एक लेखिका बनना चाहती थी। हम तीन बहनें थीं और पापा की सीमित आय, इसलिए सामने से खुद आए नवीन के रिश्ते को माँ पापा इनकार नहीं कर पाए। वैसे इनकार की वजह भी नहीं थी, क्योंकि नवीन एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। गौर वर्ण, लंबा कद और कठिले तन के व्यक्तित्व के स्वामी नवीन पर उनकी उच्च नौकरी और उनकी विदेश की पढ़ाई ने चार चांद लगा दिए थे। शायद इसी बात का अहंकार नवीन के व्यक्तित्व पर हावी हो गया था। हर बात में वे सिर्फ और सिर्फ अपने को ही सर्वोपरि मानते थे। हर तर्क में अपनी बात मनवाते थे। वे सिर्फ अपने काम से ही प्रेम करते थे। मैं और मेरी इच्छाएं कोई मायने ही नहीं रखती थी। मेरा लेखिका बनने का स्वप्न भी टूट गया था, क्योंकि उन्हें मेरा लिखना कतई पसंद नहीं था। कई बार घूमने जाना, मूवी देखना या फिर कुछ और नाम मात्र ही होता था। उन्हें इन सभी चीज़ों में कोई रुचि नहीं थी। मैं उनसे कभी अपनी कुछ इच्छा जाहिर भी करती तो बहस, लड़ाई झगड़े पर बात खत्म होती। धीरे धीरे हमारे बीच वार्तालाप भी अत्यंत संक्षिप्त हो गए। जिस तरह एक कमरे में धूप हवा की कमी से उसमें सीलन की दुगंध आने लगती है, उसी तरह हमारे रिश्ते में भी प्रेम, समर्पण और अपनेपन की कमी से सीलन की दुगंध आने लगी थी। अंततः मैंने इस सीलन में भरे पति पत्नी के रिश्ते को अपना भाग्य मान लिया और यहीं से शुरू हो गया था मेरे समझौते का सफ़र। आदित्य और आदिति के जन्म के बाद भी नवीन में कोई बदलाव नहीं आया। मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से घर गृहस्थी और बच्चों को समर्पित कर दिया था, किंतु मेरे भीतर की लेखिका सदा बाहर आने को व्याकुल रहती। मैं अक्सर सोचती कि ईश्वर की अनुपम रचना है एक स्त्री। ये एक स्त्री का उत्कृष्ट रूप ही होगा जो ईश्वर ने स्त्री को एक नए जीव को जन्म देने का वरदान दिया है। स्त्री भले ही शारीरिक रूप से पुरुष की अपेक्षा कमज़ोर क्यों ना हो, किंतु मानसिक रूप से वो अधिक प्रबल है। समझौते, अपने अस्तित्व और सपनों का बलिदान अक्सर स्त्री की ही झोली में ही आते हैं, जिसे वो अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेती है। अपनी सब इसी सोच भावनाओं को मैं नवीन से छुप छुप कर शब्दों में पिरोकर लेखनीय का रूप देकर अपने आप को तृप्त कर लेती। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। बच्चे बड़े हो गए और अपने अपने जीवन का अध्याय लिखने के लिए अपनी अपनी राह पर चल पड़े। हाँ, पर बड़े होते बच्चे मुझे समझते और मेरा साथ देते, पर मुझे तो नवीन का साथ चाहिए था। इतने वर्ष बीत गए थे, अब तो नवीन के भीतर बदलाव आना, जीवन में उनके प्रेम के मेघों की वर्षा का अर्थ मेरे लिए ईश्वर का अनुपम उपहार होगा। मम्मी, आप कहाँ हैं? बच्चों की आवाज़ से मैं अपने अतीत की गलियों से वर्तमान में आ गई। अरे मम्मी, आप यहाँ बैठी हो? चलिए तैयार हो जाइए, कहीं बाहर चलते हैं। क्यों भाई, आज ऐसा क्या खास है? अरे मॉम, आज आपका 50वां जन्मदिन है तो कुछ खास तो बनता है ना। मैंने नम आंखों से उनकी तरफ देखा। मेरी मौन आंखों की भाषा वे अच्छे से समझ गए थे। कई बार शब्दों से ज़्यादा प्रबल होती है आंखों की भाषा। मम्मी, हम अच्छी तरह आपके मन की बात समझते हैं। आज आपका स्पेशल डे है। प्लीज़ हमारे साथ बाहर चलिए। बच्चों के स्नेह भरे निमंत्रण को मैं अस्वीकार नहीं कर पाई। हमारी गाड़ी एक कैफ़े के सामने रुकी।
लाल गुलाब के फूल और लाल गुब्बारों से सजा कैफ़े बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये कैफ़े तो आज बहुत सजा है, मैंने विस्मय भरा प्रश्न किया। हाँ माँ, वो दरअसल आज कैफ़े की फर्स्ट एनिवर्सरी है ना, इसलिए। हाँ, आप इतने अंदर चलिए, मैं अभी आती हूँ, अदिति बेपरवाही से बोली। अच्छा माँ, आप चलिए, मैं इतने गाड़ी पार्क करके आता हूँ, कहकर आदित्य चला गया। मैंने जैसे ही कैफ़े का दरवाज़ा खोला, रजनीगंधा के फूलों की भीनी भीनी महक ने मेरा स्वागत किया। रजनीगंधा के फूल मुझे अत्यंत प्रिय थे। मैं एकांत में कोने वाली टेबल पर बैठकर बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। तभी सामने से नवीन को आता देख मैं हैरान हो गई। मेरी सोचने समझने की शक्ति शून्य हो गई। वे मेरे पास आकर घुटनों के बल बैठकर एक गुलाब का फूल देते हुए बोले, हैप्पी 50th बर्थडे नैना। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। अपने अहंकार के मर्द में चूर मैंने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की नैना। यहाँ तक कि तुम्हारे लेखिका बनने के सपने को भी बुरी तरह रौंद कर सबसे बड़ा अपराध किया है। विवाह के बाद तुम जो सपने अपनी पलकों पर सजा कर मेरे घर आईं, मैंने उन्हें आंसुओं में बदल दिया। एक प्रेम भरे पति पत्नी के रिश्ते को सीलन भरा बना दिया। अब मैं उसे अपने प्रेम की हवा दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ नैना। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग नैना। आज तुम्हारे स्पेशल डे पर मैं तुम्हें तुम्हारा सपना का उपहार देना चाहता हूँ। ये तुम्हारी लिखी कहानियों की छपी किताब। मेरे इस पहले उपहार को स्वीकार करो। हमारे रिश्ते को सीलन मुक्त कर दो प्लीज़ नैना। नवीन बोले जा रहे थे और मेरी आंखें अविरल बह रही थीं। सामने खड़े आदित्य और आदिति मुस्कुरा रहे थे। ये सब उनका सरप्राइज प्लान्ड उपहार था। मुझे मेरे जन्मदिन पर इतना अनमोल और वो भी पूरे फिल्मी अंदाज में पहला उपहार मिलेगा, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सीलन की वो दुगंध अब रजनीगंधा के फूलों की भीनी सुगंध में परिवर्तित हो गई थी।